बाबा के सत्संग में भगदड़ की सबसे अहम वजह जो बनी वो थी उनके चरणों की धूल, जिसे पाने के लिए लोग ऐसे उतावले हुए कि उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। आखिर अपने चरणों की धूल को लेकर ऐसा क्या भ्रम बाबा ने फैलाया कि लोग उसके लिए पागल हो उठते थे। बाबा के कुछ ऐसे ही अनुयायियों ने उस धूल को लेकर क्या दावा किया, रिपोर्ट में आप देखिए। तो दवाई लगाता है, जैसे घुटनों में पीर होए, पेट में दर्द होए, मूड में दर्द होए तो पुन लगा लेते हैं, उससे उन्हें फायदा हो जाता है। हाँ, हमको ही जातो हूँ लगाई, हमारे घुटनों में पीर होते हैं तो हो जाती फायदा। जैसे मथुरा गए, इतना बदाइयों बहुत तो गए सत्संग में, तो हम हुन तो ना लगा पाई, झूठ बोला, अपने हियाँ लगा लेते हैं। प्रभु के हियाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और नमन करते हैं, हियाँ की धूल लगा लेते हैं। हाँ, हुआ तो जैसे भीड़ में हम ना लगाते हैं, जब भीड़ में हम लगाएंगे और हमारे ऊपर कोई आएगा चढ़ेगा तो हम तो खुद ही मर जाएंगे। सही बात है, इसलिए हम वहाँ ना लगाते, अपने प्रभु के दरबार पर आते हैं और यहाँ लगा लेते हैं। अपने घुटन से ऐसे लगा लेते हैं, पेट में लगा लेते हैं, अपने सिर में लगा लेते हैं, ये तो करते हैं। पर यहाँ नमन करते हैं और हुआ नमन करता अपने दिल में ही बैठे कर लेते हैं नमन, जाते हैं सत्संग में। हम तो इतने फर्क पड़ो बाबा के वास्ते कि हमें एक एक रोटी की कमाई। आपने भी धूल लगाई है बाबा की और प्रभु के यहाँ से धूल ले जाके और लगा ली मसल ली, हमारी बाबा से चली गई। बाबा की धूल लगाते हैं लोग, फर्क पड़ता है उससे? क्या होता है? धूल तो धूल ही है। और ये तो करते हैं ना, फायदा होता है, क्या होता है? क्या फायदा? लगाते हैं तो दुख दूर होते हैं ना, के आपके जो होते हैं। आपने लगाई कभी? हम तो दर्शन करते हैं और धूप लगाते हैं, धूल कृपा नहीं की है तो। अच्छा, परम मानते हैं आप लोग बाबा की धूल। जब हम तो हर वक्त ही रात, हम तो रोज सवेरे सवेरे उठता, कुल्ला फुल्ला करो, अपन हाथ पाँव धोए और रोज नमन करे आओ। तो अपने हम रज धूरी को क्या करेंगे? बाबा चलते हैं तो उसकी धूल को लोग माथे पर लगाते हैं, उससे कुछ फायदा होता है? फायदा क्यों ना हो, फायदा होता। हमारा तो इतनी भारी एक्सीडेंट हुआ, हमारा कोई बचने को 3 दिन, हमारे अपने 2 महीना भाई, 4 महीना भाई, हमारा हाथ भी टूट गया, हमारे देखो जी पसरिया भी टूट गई। अभी 4 बजे चोट लगी, हम 6 महीना पट्टी बांधे रही। अब और देखो परमात्मा की दया कृपा मालिक की है, कोई बार बांको ना बिगड़ो। बहुत कुछ लाभ होता है। जैसे कोई दिक्कत वगैरह, बीमारी वगैरह होती है तो वो मतलब उससे लगाने से या उसका पानी पीने से, हाँ नल का पानी है ना, तो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। भक्त लोगों को परेशानी है कुछ भी तो वो सही हो जाती है, इसलिए लगाते हैं। अच्छा, हाँ, कोई भी परेशानी है, जैसे कि कोई बीमारी है तो इससे ठीक हो जाती है। धूल को का होया को जब गांव में ही रात आएंगे तो हम अपने जब बीमारी हमारी कट गई आएगी, जब हम बीमार रहते हमारी पथरी आती सो हमारी कट गई आएगी, जब हम ता बजे से हम अपने मानता आएंगे। आपकी पथरी हुई थी? हाँ, और वो धूल लगा के सही होगी? हाँ सही होगी, यहाँ का जल फल पियो अपन सही हुई है। हम हाथरस भगदड़ कांड को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक परिवार भगदड़ कांड की वजह से सदमे में है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, जिस वजह से हाथरस का सियासी पारा अब हाई है। मेरी बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का ही सहारा खत्म हो गया भैया। क्या कहा जब आपसे मुलाकात हुई है? यही क्या था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ जाके इसकी अपील करूँगा। उन्होंने अब भाषण दिया है कि पीड़ितों को सही वो मिले, अच्छा है। अपने घर वालों को संभालो, उन्होंने यही कहा है मुझसे, जो कि मैं जब से मेरी बहन गई तब से मैं कर ही रही हूँ। भगदड़ कांड के पीड़ितों से राहुल की मुलाकात, पीड़ितों के जख्मों पर राहुल गांधी का मरहम, हाथरस की कहानी का राजनीतिक रोड मैप। ये तस्वीरें भले ही अलग अलग परिवारों की हैं, लेकिन यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में किसी ने अपने को खोया है तो किसी ने अपने रिश्तेदार को। यही वजह थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सामने देखकर संवेदनाओं के बांध टूट पड़े। मेरी बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का ही सहारा खत्म हो गया भैया। कैसे जिंदगी कटेगी भैया।
याद आते ऐसी लगता मेरी आत्महत्या कर ली अपनी। हाथरस और अलीगढ़ में राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे थे, लेकिन ऐसे मौकों पर सियासी हमलों की भी गुंजाइश होती है, लिहाजा राहुल गांधी ने सरकार और प्रशासन को घेर लिया। हमने क्या राजनीति करी? अगर हम पीड़ितों के लिए कह रहे हैं कि आप इनको सहायता दे दीजिए, आर्थिक सहायता दे दीजिए, तो इसमें राजनीति है? इसमें क्या राजनीति है, मुझे बताओ आप। अरे पीड़ित परिवार है, गरीब लोग हैं, आपकी सरकार की कमी के कारण हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी कमी नहीं है। आप जांच करिए कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, किसी दूसरे की नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी एक नहीं कई परिवारों से मिले, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता ने जब राहुल से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल जी कुछ कहेंगे? अपने परिवार से मुलाकात की है, राहुल जी 15 मिनट मिले हैं, राहुल जी कुछ कहेंगे क्या? समय कम था, लोगों की तकलीफ ज्यादा थी, इसीलिए राहुल गांधी भी जल्द से जल्द उन परिवारों का दर्द बांटने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने 2 जुलाई को हुए हादसे में किसी अपने को खोया था। इस दौरान पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ कांड का मुद्दा संसद में भी उठाने की मांग की। यही कहा था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ कहते हैं इसकी अपील करूंगा, ये मुआवजा कम दिया जा रहा है और इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। बोल रहे हमारी यहाँ पे वो नहीं है सुनवाई और हम बाहर आके उठाएंगे। उन्होंने बताया वो उसमें विधानसभा में वो उठाएंगे सवाल और सवाल के तहत जो कुछ होगा तो वो किया जाएगा। राहुल गांधी के बयान की सियासी लपट बीजेपी के दरवाजे तक भी पहुंच गई। सुनिए प्रकाश रेड्डी ने क्या कहा। Hathras incident is an accidental incident. Though all the permissions are given, the expected people were 80,000 as per the permission given by the government and as per the application given by the organizers. But unfortunately, 2.5 lakh people attended the program. There was a stampede and it is an accident, and think it is an accident and take the issue as an accident. But unfortunately, opposition parties, particularly the Rahul Gandhi Congress Party, making everything as a political issue. हाथरस भगदड़ कांड का मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है। यही वजह है कि इसकी तपिश अभी और दूर तक जाने वाली है। उधर पीएम मोदी ने ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और इस दौरान कई बेहद रोचक बातें उनकी खिलाड़ियों के साथ हुई। नीरज चोपड़ा से तो उन्होंने चूरमा खाने की बात कही है। नमस्ते भैया, कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ, तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से कहा, तुम्हारे घर का चूरमा कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ के हाथ का चूरमा खाना चाहता हूँ। और फिर सभी खिलाड़ी मुस्कुराने लगे। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना होने वाले खिलाड़ियों के भारतीय दल से मिले। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको ओलंपिक में जाने का पहला मौका मिल रहा है, ऐसे कौन कौन है? पीएम ने कहा, जीत हार की चिंता किए बिना अच्छा प्रदर्शन करने पर फोकस करें। ऑल द बेस्ट। पेरिस ओलंपिक गेम्स 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, मैं जरा सुनना चाहूंगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप में से कोई भी बताए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। ज्यादातर खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से सीधे मुलाकात की। मोटिवेशन भी है काफी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? मैं हरियाणा